नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे हम लोग रेलवे से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि दोस्तों आपको बता दूं कि रेलवे से जो और वैकेंसियां जो हमारी चल रही हैं दोस्तों, जो आने वाली वैकेंसियां हैं उन सभी प्रकार की रेलवे से रिलेटेड जो भी एग्जाम होने हैं दोस्तों, उन सभी एग्जामों के लिए ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों, महत्वपूर्ण इस बात के लिए है कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर दोस्तों यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि हर रोज की तरह आज हमने फिर से यानी हिस्ट्री यानी इतिहास का दोस्तों आज हम लोग पार्ट 7 पढ़ेंगे और इस पार्ट में टोटल दोस्तों हम लोग 430 नंबर से लेकर के 483 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि आज इस पार्ट 7 में हिस्ट्री का दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों अरब एवं तुर्की आक्रमण के बारे में जानेंगे, दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश आप कह लीजिएगा उसके बारे में जानेंगे, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश के बारे में जानेंगे, सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं चित्रकला के बारे में जानेंगे। दोस्तों ये हिस्ट्री का आज हमारा पार्ट 7 है और जिन बच्चों ने दोस्तों इसके पुराने पार्टों को 1 से लेकर के 6 पार्टों को ना देखे हों तो दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, वाईसीटी जनरल नॉलेज बुक 2024 नाम का प्लेलिस्ट बना है, जहां से दोस्तों आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर उन सारे पुराने वीडियो को वॉच कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे सारे वही क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं जो कि दोस्तों प्रीवियस ईयर रेलवे ने पूछ रखे हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आने वाली एग्जामों के लिए ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है दोस्तों वो रेलवे से रिलेटेड जैसे सभी प्रकार के एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगी, जैसे कि दोस्तों रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन, दोस्तों जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, पैरामेडिकल। दोस्तों रेलवे से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी एग्जामों के लिए ये वीडियो बिल्कुल रामबाण साबित होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सीरीज हमारा पसंद आ रहा हो दोस्तों तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों यदि चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि ग्रुप में जुड़ने से आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। बेनिफिट इस बात के लिए होंगे दोस्तों, जो यहाँ पे क्लास करवाई जाती है दोस्तों, इस पूरे क्लास नोट्स का जो पीडीएफ है दोस्तों हल सहित, इसको आपको ग्रुप में दे दिया जाता है। साथ में दोस्तों आपको बता दूं कि जो भी आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक चाहिए, तो जो लोग पैसे मांग करके दोस्तों आपको बुक देते हैं, तो आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे आपको सारी बुकें फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। दोस्तों लगभग मैंने सारी बुकों जो यूज में आने वाली हैं दोस्तों, उन सारी बुकों को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज के रखा है। जो भी बच्चों को जो भी बुक की आवश्यकता हो तो वहां से जाकर के अपनी उन बुकों को ढूंढ करके डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई बुक का अगर पीडीएफ न मिल पा रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं आपको उस बुक का पीडीएफ जरूर से जरूर प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है और हम पहला अध्याय यहाँ पढ़ेंगे अरब एवं तुर्की आक्रमण, यानी कि महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के बारे में, इनके आक्रमणों के बारे में हम लोग जानेंगे। किसके बारे में दोस्तों? महमूद गजनवी आपने सुना होगा, मोहम्मद गोरी नाम सुना होगा। इन्हीं के आक्रमण और इन्हीं का शासन काल के बारे में हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो देख लीजिएगा यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है 430 नंबर, और इस पे कहा यह गया है कि नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या होगा। देखिए जो नीचे दिए गए हैं 4 ऑप्शनों पे, कह रहा है ये शासक है। देखिए तैमूर एक प्रकार का शासक भी है, महमूद गजनवी है, चंगेज खां है, मोहम्मद गोरी है, ये एक शासक है। तो कह रहा है इनका सही क्रम लगाइए कि भाई सबसे पहले कौन सा शासक ने शासन किया, उसके बाद कौन सा शासक शासन किया, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन। ये इनका एक सीक्वेंस बनाना है, क्रम बनाना है कि कौन सबसे पहले शासन किया, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तैमूर, महमूद गजनवी, चंगेज खान, मोहम्मद गोरी। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो सबसे पहले शासन किए थे तो दोस्तों वो नंबर 1 पे आ जाएंगे, महमूद गजनवी हो जाएंगे। देखिए हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, सबसे पहले हो जाएंगे भाई महमूद गजनवी। कौन हो जाएंगे भाई? महमूद गजनवी, ये नंबर 1 पे इन्होंने शासन किया। इन चारों की बात कर रहा हूं, इन 4 में से नंबर 1 पे महमूद गजनवी ने शासन किया। उसके बाद दोस्तों मोहम्मद गोरी ने किया है। दोस्तों कौन किए हैं दोस्तों? मोहम्मद, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा मोहम्मद गोरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने दूसरे नंबर पे किया है। तीसरे नंबर की बात अगर दोस्तों करेंगे तो यहाँ पे चंगेज खां ने किया है। दोस्तों कौन से किया? देखिए तीसरे नंबर पे चंगेज खां ने किया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों चंगेज।
चंगेज खां लिख देंगे। और फिर आगे दोस्तों देख लीजिएगा, लास्ट में हमारा एक बच रहा है कौन, तैमूर। तो तैमूर जो हमारा हो जाएगा दोस्तों तीसरे ऑप्शन पे हो जाएगा, चंगेज यहाँ पे आगे ले दीजिएगा खां। अब चौथे में बच रहा है दोस्तों हमारा तैमूर, तो तैमूर हमारा हो जाएगा यहाँ पे भाई देख लीजिएगा चौथे नंबर पे ये आ जाएगा। तो अब दोस्तों ये इनका एक सही क्रम हो गया। सबसे पहले महमूद गजनवी ने, मोहम्मद गोरी ने, चंगेज खां ने और तैमूर ने शासन किया। अब अगर कभी कभी ये बात पूछ ली जाए कि महमूद गजनवी ने कब से कब तक शासन किया, उसके बाद ऐसे मोहम्मद गोरी ने कब से कब तक किया, तो इनका सही क्रम पूछा जाए, इनका समय पूछा जाए कब से कब तक किया है, तो दोस्तों देख लीजिएगा महमूद गजनवी जो अपना शासन किए हैं दोस्तों, तो ये 998 से लेकर के 998 ईस्वी से लेकर के 1030 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। ये समझ लीजिएगा, ये बात हो गई। अब अगर दोस्तों देख लीजिएगा इनकी बात करेंगे मोहम्मद गोरी की, तो मोहम्मद गोरी ने कब से कब तक यहाँ पे शासन किया है, 1173 से लेकर के दोस्तों देख लीजिएगा 1173 से लेकर के 1206 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। यानी कि 1173 से लेकर के 1206 ईस्वी तक इन्होंने किया है। और चंगेज खां की अगर बात की जाए तो ये 1206 से लेकर के, देखिए ये 1206 से लेकर के ये 1227 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। इतने शासन इनके बीच में इन्होंने किया है, ठीक है ना। अब तैमूर की अगर बात की जाए तो तैमूर ने दोस्तों कब किया है, 1370 से लेकर के 1405 तक किया। देखिए 1370 से लेकर के दोस्तों 1405 ईस्वी तक इन्होंने किया है। तो ये सारी बातें हो गई दोस्तों, ये हमारा कुल मिला के देख लीजिएगा। अब इनका क्रम अगर देखेंगे, देखिए 2 4 3 ये विकल्प हमारा सी पे मौजूद है, तो कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ पे 430 का दोस्तों हमारा सी विकल्प के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे पहले के बाद दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 431 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है। इस पे कहा गया है कि पुस्तक तहकीक या लिलहिद किसने लिखी थी, या दोस्तों यहाँ पे कह दीजिए कहा गया है पुस्तक तहकीक, और यहाँ पे मां शब्द लिखा, तहकीक मां लिलहिद। लिलहिद जो लिखा है दोस्तों यहाँ पे हिंद होना चाहिए, लिलहिद थोड़ा सा ऊपर कटा हुआ है ना, तो यहाँ पे लिलहिद किसने लिखी थी। देखिए मेगास्थनीज ने लिखा था, अल मसूदी ने लिखा था, इब्न बतूता ने लिखा था, या अल बरूनी ने लिखा था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि पुस्तक तहकीक मां लिलहिद किसने लिखी थी, तो वो है दोस्तों अल बरूनी ने लिखी थी। तो 431 का देखेंगे तो यहाँ पे डी ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट बन जाएगा। अब दोस्तों आपको बता दूं कि अल बरूनी जो थे ये एक फारसी विद्वान या लेखक, या दोस्तों आप कह सकते हैं वैज्ञानिक, धर्मज्ञ तथा विचारक थे। देखिए जो ये अल बरूनी थे, अब अल बरूनी के बारे में जान लीजिएगा भाई, अल बरूनी के बारे में कुछ हम मौखिक जानकारी करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं अल बरूनी जो थे, अल बरूनी क्या थे, अगर पूछ लिया जाए तो अल बरूनी एक फारसी विद्वान थे। सबसे पहले आप लिख दीजिएगा कौन थे दोस्तों, फारसी विद्वान थे। अल बरूनी क्या थे दोस्तों, फारसी विद्वान थे। फिर अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये हमारे वैज्ञानिक, धर्मज्ञ तथा विचारक भी थे। देखिए ये हमारा वैज्ञानिक में भी इनकी गिनती होती थी, यानी कि वैज्ञानिक भी थे और धर्मज्ञ, देखिए धर्मज्ञ भी आप लिख दीजिएगा, धर्मज्ञ तथा दोस्तों यहाँ पे आप और आगे बढ़ा के लिख दीजिएगा, ये दोस्तों विचारक भी थे। और क्या कौन थे दोस्तों, विचारक भी आगे लिख दीजिएगा थे। तो दोस्तों अगर इनके हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म दोस्तों उज्बेकिस्तान के खीवा या ख्वारिज में आप लिख दीजिएगा, ख्वारिज में सन 973 ईस्वी में हुआ था। यानी कब हुआ था दोस्तों, 973 ईस्वी में हुआ था। ये बात हो गई। अब दोस्तों अगर और इनके बारे में कुछ मेन फैक्ट जानेंगे तो आपको बता दूं कि ये कौन, यानी कि अल बरूनी ने कौन कौन सी किताबें लिखी थी। देखिए इन्होंने किताबें भी लिखी हैं भाई। देखिए इनकी किताबें कौन कौन सी हैं, देखिए ये जो खगोल शास्त्र भी थे, देखिए ये खगोल शास्त्र थे। यहाँ पे अगर आप लिख दीजिएगा खगोल, आगे लिख दीजिएगा दोस्तों शास्त्र, ये खगोल शास्त्र थे। और उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो खगोल शास्त्र के अलावा ये ज्योतिष भी थे। देखिए ज्योतिष शास्त्र भी थे, तो ज्योतिष शास्त्र हमने ये लिख दिया। और अगर दोस्तों देखेंगे तो ये गणितज्ञ भी थे, यानी कि गणितज्ञ भी थे। और अगर दोस्तों देखेंगे तो और कौन सी किताब लिखी थी, इन्होंने ये लिखी थी तहकीक मां लिलहिद। देखिए इन्होंने लिखी थी तहकीक, देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों तहकीक मां, यहाँ पे हमने लिख दिया मां लिलहिद, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों लिल, आगे दोस्तों लिख दिया हिंद। तहकीक या तहकीक मां लिलहिद नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी।
तो ये इनका ही दोस्तों सब ये इनका कुछ मेन इनके बारे में फैक्ट था अल बरूनी के बारे में। और देखते हैं दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 432 नंबर। और यहाँ पे कहा गया है कि अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद मिन मकाला किस भाषा में लिखी थी। दोस्तों यही जो किताब उल हिंद दोस्तों इसके दूसरी भाषा में बोलते हैं मिन मकाला, करा किस भाषा में लिखा था। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे तो संस्कृत भाषा में लिखा था, अरबी भाषा में लिखा था, फारसी भाषा में लिखा था और दोस्तों सीरियाई भाषा में लिखा था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, आपको बता दूं कि ये अरबी भाषा में लिखा था। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे तो यानी कि 432 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 432 का दोस्तों हमारा कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन, यानी कि अरबी भाषा में लिखा था। तो चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 432 का बी विकल्प यहाँ पे राइट हो गया। और दोस्तों देखेंगे तो ये जो हमारा था दोस्तों अरबी भाषा में लिखी गई थी और 11वीं शताब्दी में भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जानकारी का प्रमुख स्रोत इनको माना जाता है। चलिए अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 432 बाद दोस्तों 433 नंबर। और यहाँ पे कहा है कि किताब उल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है डाट डाट द्वारा लिखी गई है, जानकी द्वारा, रस्किन बांड द्वारा, अल बरूनी द्वारा या खुशवंत सिंह द्वारा। देखिए किताब उल हिंद, देखिए बात समझिएगा, यहाँ पे क्या बताया कि किताब उल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है डाट डाट द्वारा लिखी गई है। देखिए जानकी द्वारा, रस्किन बांड द्वारा, अल बरूनी द्वारा या खुशवंत सिंह द्वारा। तो 433 का दोस्तों यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा अल बरूनी द्वारा, यानी कि 433 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 433 के बाद हमारा 434 नंबर। और यहाँ पे कहा गया है कि उज्बेकिस्तान, देखिए उज्बेकिस्तान आगे लिखा हुआ है, कहा है कि उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था। देखिए कहाँ का दोस्तों, उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था। महमूद वली वल्खी, अल बरूनी, सैदी अली रईस और इब्न बतूता। देखिए उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में आया था, भारत आया था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि वो आया था दोस्तों अल बरूनी आया था। यानी कि 434 का अगर आप देखेंगे तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अभी इसके बारे में हम लोग दोस्तों पीछे पढ़ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था। तो दोस्तों अल बरूनी आया था। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा 435 नंबर। और यहाँ पे कहा गया है कि फारसी विद्वान अल बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था। महमूद गजनवी के साथ था, मोहम्मद गोरी के साथ था, अलाउद्दीन खिलजी के साथ था या फिर दोस्तों सिकंदर के साथ था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि फारसी विद्वान अल बरूनी जो था, अल बरूनी या अल बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था। तो वो था दोस्तों महमूद गजनवी के साथ था। तो 435 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 435 के बाद दोस्तों 436 नंबर। और यहाँ पे दोस्तों दिया गया है, कहा गया है कि मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें से डाट डाट की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया था। देखिए जिसमें से वो कौन सी दूसरी लड़ाई कौन सी है दोस्तों, कन्नौज की लड़ाई है, पानीपत की लड़ाई है, प्लासी की लड़ाई है या फिर दोस्तों तराइन की लड़ाई है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या भर देंगे, तराइन की दूसरी लड़ाई है, जो कि ये क्या हुए थे, दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान से हार गए थे। कौन, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी की सेना जो थी वो पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ था, जिसमें दोस्तों जिसमें तराइन की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया था मोहम्मद गोरी ने। तो तराइन यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है हमारा डी ऑप्शन पे। तो 436 का अगर देखेंगे तो डी विकल्प के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। देखिए अगर आपसे कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो यहाँ पे अभी आप जान चुके हैं कि तराइन का युद्ध, देखिए तराइन का युद्ध किनके बीच में हुआ था। देखिए तराइन का युद्ध किसके बीच में हुआ था, देखिए मोहम्मद गोरी, यहाँ पे अगर आप लिखेंगे मोहम्मद, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और दोस्तों किसके बीच, यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान, देखिए पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें गोरी की विजय हुई थी। गोरी दोस्तों हम यहाँ पे शॉर्ट में ले दीजिएगा मोहम्मद गोरी, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी,
और दोस्तों ये युद्ध कब हुआ था दोस्तों, अगर आप इस युद्ध के बारे में जाने तो इस युद्ध का ये कौन से सन में युद्ध हुआ था दोस्तों, ये 1900 हमारा नहीं 1192 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1100 सन की अगर बात की जाए तो ये सन हमारा 1192 ईस्वी में हुआ था। तो 1192 ईस्वी में हमारा ये युद्ध हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, मोहम्मद गोरी जीत गई थी। तो ये था दोस्तों। और ये दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुल मिला के हमारा इस क्वेश्चन का जो हमारा 436 का डी विकल्प के साथ ये क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा अगला स्टार्ट हो रहा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग पहले गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दिल्ली सल्तनत में हमारा गुलाम वंश दिया गया है। गुलाम वंश के बारे में अगर दोस्तों पढ़ें तो यहाँ पे कहा है कि सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया, देखिए सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री है रजिया, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुल्तान बनी थी। देखिए इल्तुतमिश की जो पुत्री थी रजिया नाम था, वो भी सुल्तान बनी है। कौन से वर्ष सुल्तान बनी है दोस्तों, ये बात आपको जानना है। देख लीजिएगा यहाँ पे वो बनी थी दोस्तों 1236 ईस्वी में बनी थी। तो 436 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे 436 का विकल्प नंबर यहाँ पे सी राइट हो गया। और देखेंगे तो रजिया भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। अगर देखें तो ये जो रजिया थी, रजिया कौन थी दोस्तों, इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया भारत की, आप ले दीजिएगा, भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी। प्रथम महिला शासिका बनी थी। महिला आगे दोस्तों ले दीजिएगा शासिका, महिला शासिका बनी। तो ये बात हो गई दोस्तों। ये तो हो गया पहला पॉइंट हो गया, ठीक है ना। अब अगर इसी के बारे में दूसरा पॉइंट जानेंगे तो जो दोस्तों जिसका जन्म दोस्तों 1205 में बदायूं में हुआ था। अब रजिया का अगर जन्म की बात कर लिया जाए दोस्तों तो 1205 ईस्वी में दोस्तों कहां हुआ था, बदायूं में हुआ था। कहां हुआ था दोस्तों, बदायूं में हुआ था। अब सुल्तान शम्स उद दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। देखिए किसकी, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। कब बैठी थी दोस्तों, 1236 ईस्वी में। देख लीजिएगा 1236 आगे ले दीजिएगा ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठी। दिल्ली की आगे दोस्तों लिख दीजिएगा दिल्ली की गद्दी पर बैठी। दिल्ली की गद्दी आगे दोस्तों लीजिएगा पर बैठी। तो ये बात हो गई दोस्तों। चलिए इससे रिलेटेड कुछ मेन फैक्ट पॉइंट थे दोस्तों, इनके बारे में आपने जान लिया। और देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा 438 नंबर। और यहाँ पे कहा गया है कि मामलुक साम्राज्य का कौन सा यसी शासक 1236 से 1240 तक दिल्ली की सुल्तान था या थी। देखिए अब यहाँ पे कहा गया है कि आराम शाह, रजिया सुल्तान, या फिर दोस्तों रुकनुद्दीन फिरोज, या फिर नसीरुद्दीन महमूद। अभी आपने जाना है, पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि इल्तुतमिश की जो पुत्री थी रजिया सुल्तान, वो दिल्ली की सल्तनत काल में दिल्ली की शासकिया बनी थी दोस्तों। कब, 1236 ईस्वी में बनी थी। तो 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक दिल्ली की सुल्तान बनी थी। ये प्रथम महिला सुल्तान बनी थी, ठीक है, प्रथम महिला शासिका बनी थी। ये कौन थी दोस्तों, रजिया सुल्तान थी। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने रजिया के बारे में पूरा पढ़ा है। तो 438 का दोस्तों हमारा यहाँ पे बी विकल्प के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 438 का हमारा बी विकल्प यहाँ पे राइट हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 439 नंबर। और यहाँ पे कहा है कि दास वंश की स्थापना किसने की थी। देखिए दास वंश की स्थापना कह रहा किसने किया था। देखिए चार ऑप्शन दिए गए, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन और नसीरुद्दीन महमूद। तो दास वंश की स्थापना दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो 439 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 439 का दोस्तों दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अब दोस्तों अगर देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश या दास वंश की स्थापना किया था। देखिए अब ये कुतुबुद्दीन जो ऐबक थे ये दिल्ली सल्तनत में, कहां पे, या दिल्ली सल्तनत में, देखिए यहाँ पे आप लिख दीजिएगा दिल्ली सल्तनत। देखिए दिल्ली सल्तनत में ऐबक ने, अब देखिए हम यहाँ पे ऐबक ले दिए तो आप समझ जाइए कुतुबुद्दीन ऐबक की बात की जा रही है। दिल्ली सल्तनत में ऐबक ने दोस्तों किसकी, दास वंश की। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं दास वंश की। देखिए दास वंश की हमने लिख दिया, दास वंश की या दास वंश की या फिर गुलाम वंश की, दास वंश की या गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश की स्थापना, देखिए स्थापना आगे दोस्तों लिख दीजिएगा की। तो ये तो इसका पहला फैक्ट पॉइंट हो गया। अब अगर दोस्तों देखेंगे
तो आपको बता दूं दोस्तों, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? ये 1206 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? अगर यहाँ पे देखेंगे तो 1206 ईस्वी में स्थापना की, 1206 ईस्वी में, आप ये भी लिख दीजिएगा। अब दोस्तों देखेंगे तो यह दोस्तों मोहम्मद गौरी का गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले तुर्क सरदारों को गुलाम वंश या दोस्तों दास वंश के मतलब मामलूक वंश या शासक माना जाता था। अब दोस्तों इसी यानी गुलाम वंश को ही दास वंश कहा जाता है, ये आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे जो हमने लिखा दास वंश और आगे लिखा है ये गुलाम वंश, दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 439 का विकल्प नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, इस पे कहा है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। देखिए गुलाम वंश का संस्थापक था दोस्तों इल्तुतमिश था, बलबन था, रजिया था या कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो अभी आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, तो 440 का दोस्तों हमारा कौन सा हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। तो 440 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 441 नंबर, और यहाँ पे दिया गया कि इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इकता प्रणाली को संस्थागत रूप में लागू किया गया था। देखिए इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इकता प्रणाली को संस्थागत रूप में लागू किया गया था? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह। तो देखिए दिल्ली सल्तनत में इकता प्रणाली को संस्थागत रूप में लागू किया था, इकता प्रणाली को संस्थागत रूप में लागू किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा 441 नंबर, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बता दूं, इल्तुतमिश ने ऐसा किया था। कौन किया था दोस्तों? इल्तुतमिश, यानी 441 का विकल्प नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट बन जाएगा। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत में इकता प्रणाली की संस्थागत रूप से लागू किसने किया था? जैसा इसका नाम है वैसा दोस्तों इसका इल्तुतमिश का भी देखिए ई से ही नाम है और इकता भी देखिए ई से है। तो इल्तुतमिश ने इकता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया था। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा, इसकी शुरुआत अगर दोस्तों देखेंगे तो 1226 ईस्वी में हुआ था। इकता एक भूखंड होता है दोस्तों, क्या होता है? देखिए अगर आप यहाँ पे लिखेंगे इकता, देखिए इकता एक भूखंड होता है, इकता एक, यहाँ पे आगे ले दीजिएगा भूखंड, आगे ले दीजिएगा होता है। इकता दोस्तों क्या है? एक भूखंड हुआ था। इसकी शुरुआत 1200 दोस्तों कब हुई थी? 1206 ईस्वी में हुआ था। 1206 ईस्वी में इकता की शुरुआत हुई थी। यहाँ पे 1206 नहीं दोस्तों, यहाँ पे 1226 है, अभी हमने पढ़ाया 1226 ईस्वी में। यानी कि इकता एक भूखंड होता है, इसकी स्थापना या संस्थागत इसका जो शुरुआत हुई थी दोस्तों 1226 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी या इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा गया है, देखिए राजस्व की वसूली, अब पहले बात समझ लीजिए, यह इस भू क्षेत्र में कानून व्यवस्था के साथ साथ भू राजस्व की वसूली करवाता था तथा इस राजस्व का एक हिस्सा केंद्र को फवाजिल के रूप में भेजता था। इक्तादार का पद वंशानुगत न होकर समय समय पर स्थानांतरित होता रहता था, जो कि नौकरशाही रूप देता था। तो ये इसकी बातें हो गई दोस्तों। यहाँ पे इक्ता यानी कि एक प्रकार से ये हमारा भूखंड से संबंधित है और दोस्तों इसमें लोगों से कर वसूला जाता था, ये भूखंड के से इक्ता नियम से। तो इसी से दोस्तों क्या होता था, फिर कुछ मतलब कर जो होता था इकट्ठा होता था, उसी से कुछ केंद्र सरकार को भेजा जाता था और कुछ लोग अपने पास रखते थे। तो ये कुछ इसकी बातें हो गई दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 442 नंबर, और 442 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा, दिया गया है कि सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था, जिसे कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ फिर से समझ लीजिएगा, सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था, जिसे डाट डाट आगे कहा जाता था। तो दोस्तों इसे क्या कहा जाता था? अभी आपने पढ़ा है, देखिए इक्तादारी कहा जाता था, यानी कि जो भूमि से ये कर वसूला जाता था उसे हम क्या कहते थे? इक्तादारी कहते थे। यही हमारा यानी कि यहाँ पे क्या भर दिया जाएगा दोस्तों? इक्ता, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा दारी, देखिए इक्तादारी कहा जाता था। ये हमारा 442 यानी कि 442 का विकल्प नंबर दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 443 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि अमीर अल खयाल एक अरबी उपाधि है
जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे यह उपाधि प्रदान की गई थी? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मुइज उद्दीन बहराम को, जमाल उद्दीन याकूत को, मलिक इख्तियार उद्दीन अल-तुतनिया को, नसीरुद्दीन मोहम्मद को। तो 443 का दोस्तों आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा जमाल उद्दीन याकूत को, यानी विकल्प नंबर अगर देखेंगे तो 443 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों जानेंगे इसके बारे में अगर, तो जमाल उद्दीन याकूत एक अफ्रीकी सिद्धी गुलाम कुलीन था। ये दोस्तों कहां का था? अफ्रीकी सिद्धी गुलाम वंश का था दोस्तों, अफ्रीकी सिद्धी ये गुलाम कुलीन था दोस्तों। रजिया सुल्तान का विशेष कृपा पात्र था दोस्तों, ये जो था रजिया सुल्तान का विशेष कृपा पात्र था, वह रजिया का करीबी सलाहकार और दोस्त था। ये दोस्तों अगर देखा जाए जमाल ये रजिया का करीबी एवं दोस्त था। आप यहाँ पे ये मेन बात लिख लीजिएगा, ठीक है ना, रजिया का ये करीबी एवं दोस्त था। यहाँ पे आप लिख दीजिए करीबी, या फिर दोस्तों आगे लिख दीजिएगा दोस्त, आगे लिख दीजिएगा दोस्तों था। तो ये बात हो गई, रजिया का करीबी या फिर दोस्तों दोस्त था। ये कौन? जमालुद्दीन याकूत। और इसके बारे में अगर कुछ जानना चाहें तो रजिया सुल्तान ने उसे शाही अस्तबल के प्रशासक के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया था। उसने याकूत को अमीर उल खयाल, घोड़ों का अमीर और बाद में अमीर अल उमरा की उपाधि से सम्मानित किया। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे तो 443 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है 444 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि सल्तनत शासक गियासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया था? देखिए 1206 से लेकर के 1223 ईस्वी तक, 1290 से लेकर के 1322 ईस्वी तक, फिर 1266 से लेकर के 1287 ईस्वी तक, 1321 से लेकर के 1334 ईस्वी तक। तो सल्तनत शासक गियासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया? तो 444 का अगर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पे 1266 से लेकर के 1287 तक इसने शासन किया था। तो 444 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा अगला जो दिया गया है यहाँ पे 444 का सी के साथ यहाँ पे राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 445 नंबर, इस पे कहा है कि इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की, फिरोज शाह तुगलक की, या फिर अलाउद्दीन खिलजी की, या फिर दोस्तों इल्तुतमिश की। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलते हुई थी? देखिए चौगान खेलते हुए मौत हुई थी दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो 445 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। 445 का हमारा क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब अगर दोस्तों इसमें जानेंगे तो ये जो हमारा दिया गया है इसमें कहा गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे दोस्तों इनकी मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान को दोस्तों पोलो बोला जाता है, ठीक है ना। चौगान को हम क्या बोलेंगे? देखिए चौगान को अगर यहाँ पे लिख दें तो इसको पोलो भी कहा जाता है, ठीक है, पोलो खेलते। तो दोस्तों अगर ऐबक के बारे में कुछ जानना चाहेंगे तो मैं चलिए कुछ फैक्ट इनके बारे में बताता हूं। देखिए ऐबक जो थे दोस्तों ये इनका जो मृत्यु हुआ था, देखिए ऐबक का मृत्यु, देखिए यहाँ पे हमने ऐबक लिख दिया तो आप कुतुबुद्दीन ऐबक समझेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मृत्यु हुआ था वो दोस्तों 1210 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों मृत्यु? इनको 1210 ईस्वी में हुआ था। अब कहां हुआ था दोस्तों? लाहौर में हुआ था। लाहौर में दोस्तों चौगान खेलते वक्त, लाहौर में यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा चौगान। देखिए चौगान को बोलते हैं दोस्तों पोलो बोलते हैं। चौगान खेलते वक्त, चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुआ था। घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हुई थी। घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है भाई, ये बात हो गई। ऐबक का मकबरा दोस्तों लाहौर में स्थित है। अगर दोस्तों यहाँ पे देखें ऐबक का मकबरा, ऐबक का दोस्तों मकबरा, ऐबक का मकबरा दोस्तों कहां पे है? वो दोस्तों हमारा ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित है। देखिए लाहौर आगे लिख दीजिएगा, लाहौर में स्थित है। फिर अगर देखेंगे तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे दोस्तों मोहम्मद गोरी का दास था। ये मोहम्मद गोरी का दास था। कौन था दोस्तों? ये मोहम्मद गोरी। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं मोहम्मद, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा मोहम्मद गोरी का
दास था। देखिए क्या था दोस्तों, मोहम्मद गोरी का दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था दोस्तों, ऐबक जो था ये मोहम्मद गोरी का दास था, मोहम्मद गोरी का दास था। चलिए ये बात हो गई। अब अगर दोस्तों देखेंगे, ऐबक ने उत्तर भारत में पहली मस्जिद कुवत उल इस्लाम का निर्माण दिल्ली में करवाया था, जो विष्णु मंदिर के स्थान पर बनवाया गया था। ठीक है भाई। और अजमेर में दोस्तों संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था, तथा सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। तो ये इसे कुछ मेन बातें हो गई दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा 445 बाद दोस्तों 446 नंबर दिया गया है। कहा गया कि भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था? भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था? तो सिजदा प्रथा दोस्तों इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या गियास उद्दीन बलबन ने, रजिया सुल्तान में। देखिए भारत में सिजदा, देखिए सिजदा प्रथा गियास उद्दीन बलबन ने शुरू किया था। तो 446 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। गियास उद्दीन बलबन ने शुरू किया था। अब अगर दोस्तों इनके बारे में जानेंगे तो सिजदा और पैबोस प्रथा गियासुद्दीन बलबन ने शुरू किया। देखिए सिजदा तो इन्होंने शुरू किया ही था। देखिए इन्होंने क्या शुरू किया, देखिए सिजदा तो शुरू किया ही था, साथ में एक और दोस्तों शुरू किया था, उसका नाम दोस्तों पैबोस है। देखिए क्या नाम है, पै आगे दोस्तों लिख दीजिएगा बोस। देखिए पैबोस का भी इन्होंने ही शुरुआत किया था, पैबोस का। तो ये दोस्तों जिस सिजदा का अर्थ होता है झुककर सुल्तान के चरणों में सलाम। देखिए अगर यहाँ पे देखिए सिजदा अगर लिखें तो सिजदा का जो अर्थ है, सिजदा का अर्थ दोस्तों यहाँ पे जो लिखा है, सिजदा का अर्थ झुककर, यहाँ पे आगे हमारा लिखा है झुककर। सिजदा का अर्थ हमारा लिखा है झुककर सुल्तान के चरणों में। यहाँ पे सुल्तान सुल्तान के चरणों में, सुल्तान आगे लिख दीजिए के चरणों में सलाम दोस्तों, या प्रणाम। देखिए ठीक है, सलाम करना। ठीक है, ये बात हो गया। सजदा का मतलब दोस्तों क्या हो गया, सिजदा या सजदा का अर्थ होता है झुककर सुल्तान के चरणों में सलाम करना। और दोस्तों पैबोस का अर्थ होता है सुल्तान के पैरों को चूमना। देखिए अगर यहाँ पे पैबोस की बात कर दी जाए, पैबोस, यहाँ पे पैबोस की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है, पैबोस का अर्थ है सुल्तान के पैरों में। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सुल्तान के पैरों में। देखिए सुल्तान के पैरों को चूमना। देखिए सुल्तान के पैरों को चूमना, आगे लिख दीजिएगा क्या करना दोस्तों, सुल्तान के पैरों को चूमना। तो ये था इसका मेन बातें थी दोस्तों। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था, गियास उद्दीन बलबन ने शुरू किया था। सिजदा और फैबोस दोस्तों दो ये प्रथाएं हैं। देखिए सिजदा यहाँ पे पूछा गया तो गियासुद्दीन बलबन ने किया था, और फैबोस का भी इन्होंने ही शुरुआत किया था। सिजदा का मतलब होता है सुल्तान झुककर सुल्तान के चरणों में सलाम करना, और पैबोस का मतलब होता है सुल्तान के पैरों को चूमना। तो ये बात इसकी हो गई। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों 447 नंबर। और यहाँ पे कहा गया कि डाट ने नए रोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की थी। देखिए कौन किया था, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नसीरुद्दीन महमूद ने किया था, या गियासुद्दीन बलबन ने किया था, या श्यामसुद्दीन क्यूमर्स ने किया था, या बुगरा खान ने किया था। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे गियासुद्दीन बलबन ने नए रोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत किया था। कौन, गियासुद्दीन बलबन ने। तो यहाँ पे 447 का दोस्तों अगर देखेंगे तो बी विकल्प के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, गियासुद्दीन बलबन ने नैरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत इन्होंने ही किया था। फारसी में नया साल भी इसे कहा जाता है। चलिए यह ईरानियों द्वारा दुनिया भर में मनाया जाता है। यह मूलतः प्रकृति प्रेम का उत्सव है दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं 448 नंबर। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है। दिल्ली सल्तनत का सही क्रम अगर आप जानेंगे तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गुलाम, तुगलक, खिलजी, लोदी। इन्हीं चारों ऑप्शनों को दोस्तों हमको क्रम से लगाना है कि दिल्ली सल्तनत काल जो थी दोस्तों सही क्रम इनका क्या था, सबसे पहले कौन आया। तो अगर आप यहाँ पे जानेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिल्ली सल्तनत पे अगर देखेंगे तो गुलाम वंश आया। क्या आया दोस्तों, गुलाम वंश नहीं आया दोस्तों हमारा। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत काल का सही जो क्रम हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बी। पहले गुलाम वंश आया है, फिर खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, फिर लोदी वंश आया है दोस्तों। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे
तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी के बीच की अवधि के बीच में दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत में मुख्यतः 5 राजवंश शामिल है दोस्तों, यहाँ पे 4 लिखे हैं लेकिन 5 राजवंश इसमें शामिल हैं। देखिए 5 राजवंश कौन कौन सा, देखिए सबसे पहले गुलाम वंश है। देखिए अगर गुलाम वंश की बात की जाए, देखिए सबसे पहले यहाँ पे गुलाम वंश, देखिए गुलाम वंश की अगर बात की जाए तो गुलाम वंश कब से कब तक चला है, तो गुलाम वंश जो हमारा है वो चला है दोस्तों ये 1206 से लेकर के 1209 तक चला। देखिए 1206 से लेकर के 1290 तक चला। देखिए 1290 तक ईस्वी तक ये चला है भाई, कौन, गुलाम वंश 1206 से लेकर के 1290 तक चला है। गुलाम के बाद अगर दोस्तों देखेंगे खिलजी वंश, देखिए यहाँ पे खिलजी हमारा कब से कब तक चला है, यहाँ पे खिलजी वंश की अगर बात की जाए तो खिलजी वंश दोस्तों हमारा 1290 से लेकर के 1320 तक चला है। क्या चला है दोस्तों, 1320 तक चला है। अब अगर दोस्तों और आगे देखेंगे खिलजी के बाद अगर दोस्तों तुगलक देखेंगे तो यहाँ पे तुगलक अगर हमारा यहाँ पे दिया गया है, तुगलक वंश अगर यहाँ पे दिया गया है, तुगलक वंश हमारा 1320 से 1414, देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1320 से लेकर के 1414 तक ये ईस्वी तक चला है। और यहाँ पे आगे देखेंगे तुगलक के बाद अगर लोदी देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे लोदी वंश हमारा कब से कब तक चला है। देखिए लोदी वंश जो हमारा है ये कब से कब तक चला है, तुगलक के बाद दोस्तों लोदी वंश हमारा चला है 1451 से लेकर के 1526 तक चला। देखिए 1451 से 1526 तक ये चला है लोदी वंश। अब दोस्तों इन्हीं के बीच में देखिए तुगलक और लोदी वंश के बीच में एक वंश हमारा और है, कौन दोस्तों, सैयद वंश है। देखिए क्या है हमारा यहाँ पे, सैयद वंश है। तो ये वंश हमारा कब से कब तक चला, देखिए सैयद वंश हमारा कब से कब तक चला है, तो ये दोस्तों 14 से लेकर के 1414 से लेकर के देखिए 1414 से लेकर के 1450 तक चला है। कहां तक चला दोस्तों, 1450 तक चला है। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारे इसके बीच में आ जाएगा। देखिए इसका जो सही क्रम है गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोदी, ये हमारा हो जाएगा इस सल्तनत का सही क्रम हो जाएगा, जो कि दोस्तों देख लीजिएगा 448 का बी में दिया गया है। बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 449 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि डाट डाट के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो अभी मैंने दोस्तों आपको बताया कि 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी के बीच को हम लोग क्या करते हैं, इस बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत अवधि के रूप में जाना जाता है, 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक। तो विकल्प नंबर हमारा 449 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 450 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि रजिया सुल्तान डाट डाट की बेटी है। देखिए रजिया सुल्तान किसकी बेटी है दोस्तों, अभी आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि रजिया सुल्तान दोस्तों ये इल्तुतमिश की पुत्री है। रजिया सुल्तान जो दोस्तों प्रथम महिला शासिका बनी थी, और दोस्तों ये दिल्ली की शासिका बनी थी, ठीक है ना। तो ये हमारा दोस्तों इल्तुतमिश की बेटी थी, यानी कि 450 का हमारा दोस्तों डी ऑप्शन के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को दोस्तों रजिया सुल्तान बेटी किसकी थी दोस्तों, इल्तुतमिश की थी। ये क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। चलिए आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया गया है 451 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित है। देखिए खिलजी राजवंश से, लोधी राजवंश से, गुलाम मुगल वंश से, और दास राजवंश से। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, मैंने आपको पिछले पढ़ा रखा है, पिछले ही क्वेश्चन में बता रखा है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। कौन से राजवंश से संबंधित थी, तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा, ये दास राजवंश से संबंधित है, यानी कि दास राजवंश हमारा देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 451 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, दास राजवंश हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, दास राजवंश। तो चलिए अब यहाँ पे दोस्तों इसको दूसरा नाम अगर बोले तो मामलूक वंश के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इसको हम मामलूक राजवंश के नाम से भी जानते हैं, मामलूक राजवंश। देखिए हम लिख देंगे मामलूक राजवंश के नाम से भी इसको जानते हैं। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 451 के बाद दोस्तों 452 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी। चांद बीबी थी, नूरजहां थी, रजिया सुल्तान थी, मुमताज महल था। दोस्तों रजिया सुल्तान थी दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका। कौन थी दोस्तों, 452 का दोस्तों हमारा ये हो जाएगा सी ऑप्शन, रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी या पुत्री थी। तो 452 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 453 नंबर, और 453 नंबर में देख लीजिएगा क्या दिया गया है,
भाई यहाँ पे पूछा गया है, कहा गया है कि दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी दोस्तों? रजिया सुल्तान थी। अभी आप पढ़ते चले आ रहे हैं दोस्तों। 453 का यहाँ पे हमारा सी के साथ ये भी क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 453 के बाद दोस्तों 454 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि डाट डाट लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मुगल वंश था, खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, गुलाम वंश था। तो दोस्तों 454 का जो हमारा राइट हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा। डी दिया गया है दोस्तों हमारा, देख लीजिएगा ये गुलाम वंश, यहाँ पे लिखेंगे गुलाम वंश लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। तो 454 का दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 454 का यहाँ पे हमारा दोस्तों डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 454 के बाद दोस्तों 455 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों कहा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया डाट डाट राजवंश से संबंधित थे। देखिए कौन से राजवंश से संबंधित थे? मामलूक राजवंश से। देखिए रजिया सुल्तान जो थी और कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश से संबंधित थे? तो देखिए अभी हमने बताया है दास राजवंश। देखिए दास राजवंश लिखा था, दास आगे लिख दीजिएगा राजवंश। और दास राजवंश को दूसरे नाम से क्या जानते हैं? या मामलूक राजवंश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मामलूक राजवंश। यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों मामलूक राजवंश, हमने यहाँ लिख दिया। तो दोस्तों ये हमारा देख लीजिएगा 455 का हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों देख लेते हैं 456 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि डाट डाट ईस्वी में कुतुबउद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की। देखिए कह रहा इसमें से कह रहा कौन से ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद की दिल्ली का सुल्तान, खुद अपने को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर लिया और दास राजवंश के शासन काल की यहाँ पे शुरुआत कर दी थी। तो देखिए कौन सा सन हो जाएगा हमारा? 1205, 1206, 1207 या दोस्तों हमारा 1208। तो वो हो जाएगा दोस्तों 1206 सन, यानी कि 1206 ईस्वी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा बन जाएगा। यानी कि 456 का अगर देखेंगे दोस्तों डी विकल्प के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे 456 के बाद दोस्तों 457 नंबर, और दोस्तों 457 नंबर में यहाँ पे हम लोग अब पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ से हमारा दोस्तों यहाँ इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया है कि रिहला, देखिए क्या दिया गया? रिहला नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? कौन सी पुस्तक दोस्तों? रिहला नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? जिसमें 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत समृद्ध और रोचक वर्णन किया गया है। दोस्तों देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता हो जाएगा, फ्रांकोइस वर्नियर हो जाएगा, हुएन सांग हो जाएगा, या अल बरूनी हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दूं कि इब्न बतूता यानी दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 457 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि रिहला नामक प्रसिद्ध पुस्तक उत्तरी अफ्रीका के निवासी इब्न बतूता द्वारा लिखी गई थी। ये दोस्तों कहाँ का निवासी था? अगर ये देखेंगे दोस्तों, ये उत्तरी अफ्रीका का निवासी था। कहाँ का था भाई? ये उत्तरी, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा अफ्रीका। देखिए ये उत्तरी अफ्रीका का निवासी था। कौन? इब्न बतूता। और दोस्तों ये रिहला नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। और दोस्तों देखेंगे तो ये अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये क्या था? मोहम्मद तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इस पद पर वह 8 वर्षों तक रहा था। मोहम्मद तुगलक ने इब्न बतूता को क्या नियुक्त किया था? काजी नियुक्त किया था। और दोस्तों ये 8 वर्ष तक इस पद पे काम किया था। देखिए यहाँ पे अगर लिख दे मोहम्मद तुगलक, देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं मोहम्मद, यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा मोहम्मद तुगलक। देखिए मोहम्मद तुगलक जो था, मोहम्मद तुगलक ने उसे दिल्ली का दोस्तों क्या बना दिया था? दिल्ली का काजी देखिए दिल्ली का काजी नियुक्त किया, दिल्ली का काजी नियुक्त किया और किया। यह 8 वर्ष तक कार्यरत रहा। यह 8 वर्ष तक कार्यरत था दोस्तों, आगे लिख दीजिएगा। ठीक है, ये इसका कुछ मेन पॉइंट था। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 457 के बाद दोस्तों 458 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट
अलाई मीनार बनवाना चाहता था, लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका। देखिए कुतुब मीनार के कह रहा निकट, यानी कि कुतुब मीनार के ही निकट अलाई मीनार, देखिए क्या है यहाँ पे, अलाई मीनार बनवाना चाहता था, लेकिन क्या हुआ, इसका निर्माण दोस्तों क्या हुआ, इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, 458 का दोस्तों वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी था। तो अलाउद्दीन खिलजी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन के बारे में कुछ फैक्ट जानना चाहेंगे तो आपको मैं इसके फैक्ट कुछ बता देता हूं। देख लीजिएगा यहाँ पे कहा है कि अलाई मीनार, दोस्तों कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार कौन बनवाना चाहता था दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी बनवाना चाहता था। लेकिन अगर इस मीनार की ऊंचाई की बात कर लिया जाए, देखिए अलाई मीनार जो बनवाना चाहता था इसकी ऊंचाई कितनी थी दोस्तों, इसकी ऊंचाई दोस्तों की बात की जाए तो 24.5 मीटर इसकी ऊंचाई थी। कितनी थी दोस्तों, 24.5 मीटर ऊंचाई थी। क्या थी दोस्तों, ऊंचाई हमने यहाँ पे लिख दिया 24.5 मीटर हमारी इसकी ऊंचाई थी। और दोस्तों जब इसकी इतनी ऊंचाई थी, अब इसमें क्या किया गया, 24.5 मीटर ऊंचाई थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाने के कारण यह दोस्तों यह मीनार पूरी नहीं बन पाई, ये अधूरी ही रह गई। क्या थी दोस्तों, ये अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होने के बाद क्या हुआ, ये मीनार नहीं बन पाई और ये अधूरी रह गई। और उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो इस मीनार का दोस्तों देखिए दूसरा नाम अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे अलाई मीनार जो लिखा है, अलाई मीनार को हम दोस्तों दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, कुस्क ए सीरी। देखिए क्या नाम से जानते हैं यहाँ पे, कुस्क, देखिए यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कुस्क ए सीरी। देखिए कुस्क ए सीरी नाम से भी जाना जाता है, कुस्क ए सीरी सरौता वाला बना दीजिएगा, कुस्क ए सीरी नाम से भी इसको हम जानते हैं। किसको, ये अलाई मीनार को। देखिए इसका दूसरा नाम कुस्क ए सीरी नाम से भी जाना जाता है, जाना आगे है दोस्तों है। ठीक है, ये बात हो गई। अगला दोस्तों क्वेश्चन इसके बारे में जान लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन हमारा देख लीजिएगा 459 नंबर में दिया गया है। कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य गरिसन शहर सीरी का निर्माण किया था। किसने अपने सैनिकों के लिए शहर सीरी का निर्माण किया था, मोहम्मद तुगलक ने, गयाउद्दीन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, कुतुब उद्दीन ऐबक ने। तो 459 को दोस्तों हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने जो था वो अपने सैनिकों के लिए शहर सीरी का निर्माण किया था। अगर शहर सीरी बोले तो भी वही बात है, ये गैरिसन अगर बोल दिया जाए तो भी वही बात हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों 1303 ईस्वी में ये सीरी शहर की नींव रखी थी। उसने सीरी शहर की पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए हौज एक खास नामक जलाशय का भी निर्माण करवाया था। दोस्तों ये था, इसका दोस्तों दक्षिणी प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरवाजा का निर्माण भी करवाया था, यानी कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरवाजा का निर्माण भी करवाया था। तो ये जो दोस्तों था, यानी कुल मिलाकर के अगर ये आप जाने तो सैनिकों के लिए सैन्य शहर सीरी का निर्माण किसने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो 459 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन हो जाएगा राइट। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 460 नंबर, और यहाँ पे पूछा गया है, कहा गया है कि रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है, पुष्कर से, जोधपुर से, चित्तौड़गढ़ से, या फिर दोस्तों उदयपुर से। दोस्तों रानी पद्मावत का जो हमारा किस शहर से संबंध है, तो वो दोस्तों चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। तो 460 का यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आप जानेंगे तो रानी पद्मावती का संबंध कहां से आपने जान लिया, चित्तौड़गढ़ से इनका संबंध था, और चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। ये किसकी पत्नी थी दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह। देखिए रतन सिंह यहाँ पे लिख देते हैं, रतन सिंह की पत्नी थी। रतन सिंह की ये क्या थी दोस्तों, पत्नी थी। कौन, ये मतलब रानी पद्मावत। रानी पद्मावत जो थी दोस्तों रतन सिंह की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी दोस्तों, रतन सिंह की पत्नी थी। अब अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर 1303 ईस्वी में आक्रमण किया था, तब वहां के शासक राजा रतन सिंह थे। अलाउद्दीन से 7 माह तक युद्ध होने के पश्चात रतन सिंह ने पराजय स्वीकार कर आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसे दोस्तों अलाउद्दीन ने बंदी बना लिया था। अलाउद्दीन का किले पर अधिकार हो गया और रानी पद्मावती ने अनेक स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। तो ये था इसके बारे में दोस्तों क्वेश्चन। तो अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 460 का दोस्तों हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 461 नंबर, यहाँ पे कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था। लघु उद्योगों पर कर, कृषि पर कर,
आवास पर कर, मवेशियों पर कर। देखिए 461 का जो हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, लघु उद्योगों पर कर नहीं लगाया गया था। कब? अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में। बाकी और सभी पर कर लगाया गया था, लेकिन लघु उद्योग मतलब छोटे उद्योगपतियों के ऊपर ये अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में कर नहीं लगाया गया था। यानी 461 का देखेंगे तो विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 461 के बाद दोस्तों 462 नंबर, यहाँ पे कहा डाट डाट खिलजी वंश का प्रथम शासक था। बलबन था, मलिक काफूर था, अलाउद्दीन खिलजी था, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी था। तो 462 का हमारा हो जाएगा डी, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी था। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था दोस्तों? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी था। तो 462 का दोस्तों देखेंगे तो डी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 462 का यहाँ पे डी के साथ एक क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 463 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल को किस राजा को पराजित किया था? 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? महिपाल को, लक्ष्मण सेन को, शशांक को, ग्रहवर्मन को। तो 463 को दोस्तों आपको बता दूं कि 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। तो 463 का दोस्तों यहाँ पे हमारा बी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 463 के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 464 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि डाट डाट के शासन काल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहां पनाह की प्रमुख मस्जिद थी। देखिए किसकी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की थी, मोहम्मद तुगलक की थी, गयासुद्दीन तुगलक की थी, या गयासुद्दीन बलबन की थी। तो दोस्तों 464 का ये हो जाएगा बी ऑप्शन, मोहम्मद तुगलक की थी। देखिए किसकी थी? मोहम्मद तुगलक के शासन काल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहां पनाह की प्रमुख मस्जिद हुआ करती थी। तो दोस्तों अगर देखेंगे मोहम्मद तुगलक ने लगभग 1350 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। तो यानी कि अगर यहाँ पे आप लिख दीजिएगा मोहम्मद तुगलक ने 1300 कब दोस्तों? मोहम्मद तुगलक ने 1350 ईस्वी में, देखिए 1350 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। ठीक है, ये इसका मेन पॉइंट हो गया। और अगर इसके बारे में और कुछ जानना चाहेंगे तो आप जान लीजिएगा, जहां पनाह को दिल्ली के 7 नगरों में से चौथा नगर कहा जाता है। जहां पनाह को दिल्ली के 7 नगरों में से चौथा नगर कहा जाता है। देखिए जहां पनाह जो लिखा है यहाँ पे, जहां पनाह को दिल्ली के 7, यहाँ पे 7 नगरों में से चौथा नगर कहा जाता है। चौथा नगर यहाँ पे लिख दीजिएगा कहा जाता है। ये दूसरा फैक्ट हो गया। अब अगर दोस्तों और कुछ इसके बारे में जानना चाहेंगे तो आपको बता दूं कि जिसे मंगोलों के लगातार हो रहे आक्रमण से बचाने के लिए बनवाया गया था। जहां पनाह नगर की सीमा पिथौरागढ़ और सीरों दोनों नगरों के परकोटों को मिलाकर बनाई गई थी। तो 464 का दोस्तों हमारा यहाँ पे ये बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा 464 किस जगह पे कौन सा हमारा राइट हो गया? 464 का दोस्तों हमारा बी विकल्प इस जगह पे हमारा राइट हो गया। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 464 का बी यहाँ पे राइट बन गया। और आगे आ जाइए 465 नंबर, यहाँ पे कहा है कि एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता डाट डाट का मूल निवासी था। देखिए ये पेपर में हमारा रेलवे में कितनी बार पूछा गया? 3 बार पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता डाट डाट का मूल निवासी था। दोस्तों अभी इस क्वेश्चन को हमने कई बार पढ़ लिया है, वापस से फिर इसी को पढ़ने जा रहे हैं कि एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता डाट डाट का मूल निवासी था। देखिए मोरक्को का था, यूनान का था, चीन का था, इटली का था। दोस्तों आपको बता दूं कि मोरक्को का था। ये कहां का था दोस्तों? मोरक्को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा राइट हो जाएगा? 465 का दोस्तों हमारा ए विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पे इसमें पूछा गया था कि एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता मोरक्को का मूल निवासी था, और दोस्तों ये हमारा देख लीजिएगा विकल्प नंबर ए पे मौजूद है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 465 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और दोस्तों अगर इसके जन्म की बात की जाए तो ये उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के प्रसिद्ध शहर तांजियार में
24 फरवरी 1304 ईस्वी को हुआ था। किसका जन्म दोस्तों? इब्न बतूता का जन्म कहां हुआ था? उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के प्रसिद्ध शहर तांजियार में 24 फरवरी 1304 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देख लीजिए 466 नंबर पे दिया गया है। कहा गया कि प्रसिद्ध यात्री लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा किया है? दोस्तों यही पूछा गया। देखिए अब इसी क्वेश्चन को हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़े हैं कि इब्न बतूता किस देश से संबंधित है, तो वो दोस्तों मोरक्को से संबंधित है। मोरक्को दोस्तों कहां पे? उत्तरी अफ्रीका में है दोस्तों। तो यहाँ पे 466 का अगर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 466 के बाद दोस्तों हमारा 467 नंबर। और 467 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे कहा गया कि काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? किसका दोस्तों? काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो वो दोस्तों हमारा दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया था। 467 का दोस्तों अगर देखेंगे तो डी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। काकतीय राजवंश को दोस्तों दिल्ली सल्तनत के कई महलों का सामना करना पड़ा है और अंत में दोस्तों 1323 ईस्वी में ये समाप्त कर दिया गया। और दोस्तों ये इसकी कुछ मेन बातें थी। और देख लेते हैं दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन। और 467 के बाद दोस्तों 468 नंबर। और यहाँ पे देख लीजिए कहा गया है कि मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? देखिए दिल्ली सल्तनत काल में, चंद्रगुप्त मौर्य में, ब्रिटिश में या फिर दोस्तों मुगल में आया था। दोस्तों आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कि मोरक्को का प्रसिद्ध, मोरक्को कहां है दोस्तों? उत्तरी अफ्रीका में है। और उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को के दोस्तों तांजियार में दोस्तों इसका एक शहर है, वहां का ये रहने वाला है इब्न बतूता। और दोस्तों किस काल में आया था भारत? वो दिल्ली सल्तनत काल में हमारा ये भारत आया था दोस्तों। ये हमारा देख लीजिएगा दिया गया है विकल्प ए नंबर पे। तो ए हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। और यहाँ पे अगला हमारा दिया गया है 468 के बाद दोस्तों 469 नंबर। और यहाँ पे कहा है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, गयासुद्दीन बलबन के, अलाउद्दीन खिलजी के या फिर दोस्तों सिकंदर लोदी के? तो 469 दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा दिया गया है ए ऑप्शन पे मोहम्मद बिन तुगलक, यानी दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखा गया। तो 469 का हमारा ए ऑप्शन के साथ दोस्तों ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगर देखेंगे तो इतिहासकारों के मत से 1206 से लेकर के 1526 तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंशों के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है दोस्तों। ये वंश थे, गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, सैयद वंश था, लोदी वंश था। और दोस्तों और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब ये हमारा जो था दोस्तों, ये जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था दोस्तों। यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक के। इसमें 5 वंशों का, देखिए 5 वंशों के सुल्तान इसमें शासन किए थे। कौन कौन से वंश दोस्तों? देखिए हमने बताया गुलाम वंश, पहला तो गुलाम वंश शासन किया, फिर दोस्तों गुलाम के बाद खिलजी वंश ने शासन किया, फिर तुगलक वंश ने, फिर सैयद वंश में, फिर लोदी वंश ने। और दोस्तों ये सब यानी कि यहाँ पे ये शासन किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 470 नंबर। और यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है के लेखक कौन है? चंद्रशेखर कंबार हैं, गिरीश कर्नाड हैं, शिव के कुमार हैं, मस्ती वेंकटेश अयंगर हैं। तो दोस्तों 470 का जो हमारा हो जाएगा प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है के लेखक कौन है? वो है दोस्तों गिरीश कर्नाड है। यानी कि 470 का अगर देखेंगे तो बी विकल्प के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दो कि तुगलक गिरीश कर्नाड द्वारा लिखित 1964 में भारतीय कन्नड़ भाषा का नाटक था। ये कब लिखा गया दोस्तों? अगर देखेंगे तो 1964 में लिखा गया है, 1964 ईस्वी में ये लिखा गया है। तो अब दोस्तों यहाँ पे 1964 ईस्वी में लिखा गया है। ये 13 दृश्यों का नाटक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल पर आधारित है। नाटक में दोस्तों नायक तुगलक को महान विचारों एवं भव्य दृष्टि के रूप में चित्रित किया गया है इसमें। चलिए अगला दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 471 नंबर। और यहाँ पे दोस्तों कहा गया है कि किस सम्राट ने लिखा था, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया रेलवे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा कौन से ऐसे सम्राट थे जिन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से
दौलताबाद स्थानांतरित किया था? देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या फिर दोस्तों मोहम्मद गोरी ने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर किया था या स्थानांतरित किया था। तो 471 का दोस्तों अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा सी विकल्प के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई प्रशासनिक परिवर्तन किए, जिनमें दोआबा में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन तथा राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना शामिल है। दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पे जो यानी कि 1351 ईस्वी में उसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई थी। तो ये इसका मतलब था दोस्तों। सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक थे। तो यहाँ पे सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 472 नंबर, इसमें कहा गया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली थी? अभी हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों दौलताबाद बदली थी। तो 472 का दोस्तों यहाँ पे ए विकल्प के साथ ये भी क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा 473 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है। इस पे कहा गया कि 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, जलाउद्दीन खिलजी ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों ये थे हमारे मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया, तो 473 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं के निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक थे। तो जो कि दोस्तों बी ऑप्शन पे दिया गया, तो 473 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे आ जाइए दोस्तों 473 के बाद दोस्तों 474 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है, कहा गया है कि फुतुह हाथ ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया था? कौन? गुलबदन बेगम ने दिया था, अबुल फजल ने दिया था, जियाउद्दीन बर्नी ने दिया था, या दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने दिया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर आप देखेंगे तो 474 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। 474 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर डी के साथ राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे इसने ये बताया है, इसने कहा था कि फुतुहात ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया। कौन दिया था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। 474 का डी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे आ जाइए दोस्तों, क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि आगरा शहर को किसने बसाया? देखिए आलम शाह ने बसाया था, सिकंदर लोदी ने बताया था, बहलोल लोदी ने बताया था, इब्राहिम लोदी ने बसाया था। आगरा शहर को किसने बसाया? देखिए आगरा शहर को जो बसाने वाले दोस्तों व्यक्ति थे वो दोस्तों थे आपको सिकंदर लोदी थे। यानी कि 475 का अगर दोस्तों देखेंगे तो बी विकल्प के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगरा शहर को किसने बसाया था दोस्तों? सिकंदर लोदी ने बसाया था। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी, उसके बाद सिकंदर लोदी शासक बना था। देखिए यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो हम लिख देते हैं थोड़ा सा, लोदी वंश की स्थापना, देखिए लोदी वंश की स्थापना अगर देखी जाए तो लोदी वंश की स्थापना दोस्तों बहलोल लोदी ने किया था। कौन किया था दोस्तों? बहलोल। आगे दोस्तों लिख दीजिएगा लोदी, बहलोल लोदी ने किया, बहलोल लोदी ने किया, बहलोल लोदी ने किया। और उसके बाद सिकंदर लोदी शासक बना। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, उसके बाद सिकंदर लोदी, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा सिकंदर लोदी शासक बना। देखिए कौन बना दोस्तों? शासक बना यहाँ पे। चलिए ये इसका कुछ मेन फैक्ट हो गया। अब अगर और इसके बारे में कुछ जानेंगे तो आपको दोस्तों बता दूं कि इसमें दोस्तों क्या हुआ था कि भूमि मापन के लिए गज ए सिकंदरी नामक प्रमाणिक पैमाना सिकंदर लोदी ने प्रचलित कराया था। इसमें भूमि मापन के लिए गज ए सिकंदरी नामक प्रणाली स्टार्ट की गई थी। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे भूमि मापन के लिए ये पूछा जाता है पेपर में, भूमि मापन के लिए दोस्तों क्या है, गज ए, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी, यहाँ पे लिख दीजिए गज ए सिकंदरी नामक प्रणाली का शुरुआत किया गया। नामक यहाँ पे लिख दीजिएगा, नामक प्रणाली की शुरुआत की गई। प्रणाली की आगे दोस्तों लिख दीजिएगा शुरुआत हुई, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा हुई। ये मेन बातें हो गई। और अगर कुछ इसके बारे में जानेंगे तो दोस्तों आपको बता दूं कि आगरा शहर बसाया 1506 में राजधानी दिल्ली से आगरा ले गया।
दोस्तों अगर देखेंगे तो ये इसने आगरा शहर बसाया था दोस्तों। 1504 ईस्वी में आगरा शहर बसाया था। कब आगरा शहर बसाया था? देखिए 1504 ईस्वी में, 1504 ईस्वी में आगरा शहर बसाया। आगरा यहाँ पे शहर बसा। कब बसा? अगर कभी पूछ लिया जाए कि आगरा शहर कब बसा है दोस्तों, तो 1504 ईस्वी में बसा है। ठीक है ना, 1504 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। और यहाँ पे कहा गया कि डाट डाट लोधी वंश का संस्थापक था। देखिए लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है दोस्तों, तो लोधी वंश का संस्थापक हमने बता रखा है बहलोल लोधी था। क्या था दोस्तों? बहलोल लोधी। यहाँ पे हमारा भर दिया जाएगा बहलोल लोधी, लोधी वंश का संस्थापक था। यानी कि 476 का अगर दोस्तों देखेंगे तो सी विकल्प के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अभी दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे आपने पढ़ा है आगरा शहर को किसने बसाया था दोस्तों? सिकंदर लोधी ने। हमने लिखा लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने किया था और उसके बाद सिकंदर लोधी इसका शासक बना था दोस्तों। तो यही अगला आगे वाले क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है, कहा गया है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? बहलोल लोधी बना था। बहलोल लोधी इसका संस्थापक था, लेकिन शासन किसने किया था? शासन दोस्तों हमारा उसने किया था यहाँ पे मतलब दोस्तों वो सिकंदर लोधी ने इसमें शासन किया था, लेकिन बसाया किसने था दोस्तों? बहलोल लोधी ने बसाया था। ये इसकी बात हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 477 नंबर। और यहाँ पे कहा है कि इब्राहिम लोधी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में डाट डाट द्वारा मारा गया था दोस्तों। किसके द्वारा मारा गया था? मोहम्मद शाह द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा, तैमूर द्वारा या बाबर द्वारा? तो 477 का अगर दोस्तों देखेंगे तो इब्राहिम लोधी जो था 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर द्वारा मारा गया था दोस्तों। कौन सा? यहाँ पे बाबर आप लिख देंगे, बाबर द्वारा मारा गया था। तो यहाँ पे कुल मिला के आप यहाँ पे क्या भर देंगे दोस्तों? इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था दोस्तों। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। मुगल शासक बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें इब्राहिम लोधी पराजित हो गया था और इब्राहिम लोधी ने युद्ध स्थल पर मारा गया था और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। और दोस्तों इसी में क्या हुआ था? मुगल शासन की शुरुआत हुई थी। बाबर एक मुगल शासक था जिसका मूल स्थान दोस्तों मध्य एशिया व भारत में मुगल वंश के संस्थापक भी कहा जाता था। तो बाबर दोस्तों, बाबर से क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ी गई थी। तो युद्ध स्थल में ही इब्राहिम लोधी वहीं पे मारा गया बाबर द्वारा। तो तभी से दिल्ली सल्तनत के वहां से इसका युग समाप्त हो गया दिल्ली सल्तनत का, और फिर यहाँ पे दूसरा सल्तनत की स्टार्टिंग हो गई थी। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे देखिए 477 का अगर आप देखेंगे तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 478 नंबर। और यहाँ पे कहा गया है कि कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद है? शाही अताला मस्जिद, नाखुदा मस्जिद, अदीना मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद? तो दोस्तों 478 का जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन कुव्वत उल इस्लाम मंदिर इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। तो 478 का दोस्तों डी ऑप्शन के साथ यह क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? तो दोस्तों कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद था, यानी कि 478 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 478 का यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो गया दोस्तों। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 479 नंबर। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित करवाया था? अभी देखिए इस क्वेश्चन को हम पीछे पढ़ चुके हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने निर्मित करवाया था? देखिए नूरजहां ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी में या रजिया सुल्तान ने? दोस्तों आपको बता दूं कि वो थे हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्मित करवाया था। तो ये हो जाएंगे दोस्तों 479 का दोस्तों अगर देखेंगे तो बी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 479 का दोस्तों हमारा बी विकल्प। 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों पेपर में अक्सर पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित करवाया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 2.5 दिन का जो झोपड़ा नामक है दोस्तों एक मस्जिद का निर्माण करा था। ये क्या है दोस्तों? अगर आप जानेंगे 2.5 दिन का ये झोपड़ा हमारा क्या है निर्मित कराया था? ये क्या है? एक प्रकार की मस्जिद है। ये 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है दोस्तों? मस्जिद है। मस्जिद आप यहाँ पे लिख देंगे, मस्जिद है। ठीक है ना, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है। इसको किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 480 नंबर। यहाँ पे कहा है कि कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? कहा गया कि कुतुब मीनार जो है दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है। इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के,
कुतुबउद्दीन ऐबक के, इल्तुतमिश के, कुली कुतुब शाह के। तो दोस्तों 480 का जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे कुतुबउद्दीन ऐबक यानी कि बी ऑप्शन। तो 480 का दोस्तों यहाँ पे बी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत करवाया गया था दोस्तों? कुतुबउद्दीन ऐबक के अकॉर्डिंग इसका मतलब इसकी निर्माण करवाया गया था। तो 480 का दोस्तों अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा बी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 480 के बाद हमारा 481 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था। देखिए इसने पूछा क्या, ध्यान से पहले समझिए, इसने ये नहीं पूछा कि निर्माण किसने करवाया, इसने पूछा है कि निर्माण किसने पूरा करवाया था। देखिए तो यहाँ पे अगर देखें तो इसका कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबउद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन इस निर्माण को पूरा किसने करवाया था दोस्तों? वो था हमारा फिरोज शाह तुगलक। हमारा इस निर्माण का पूरा काम इसने करवाया था। यानी कि कुतुब मीनार का निर्माण पूरी तरीके से करवाने वाला व्यक्ति था फिरोज शाह तुगलक था। यानी कि 481 का अगर दोस्तों देखेंगे तो बी के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। और इसकी नींव किसने रखी थी दोस्तों? कुतुब ऐबक ने रखी थी, कुतुबउद्दीन ऐबक ने रखी थी, लेकिन इसका निर्माण संपूर्ण तरीके से पूरी तरीके से कंप्लीट किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 481 के बाद दोस्तों 482 नंबर। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। देखिए आगरा में, अजमेर में, अहमदाबाद में या माउंट आबू में। तो अभी आपने पढ़ा है दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों अजमेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? अजमेर में। तो 482 का दोस्तों हमारा बी विकल्प के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है दोस्तों? ये स्थित है दोस्तों हमारा अजमेर में। तो 482 का बी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के दोस्तों अजमेर में स्थित है। अजमेर में स्थित एक मस्जिद है। देखिए ये हमने बताया राजस्थान, देखिए लिख दीजिएगा राजस्थान, राजस्थान के अजमेर जिले में। देखिए राजस्थान के अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में स्थित एक मस्जिद है। स्थित एक दोस्तों क्या है? ये मस्जिद है। क्या है दोस्तों? मस्जिद है। तो ये इसकी कुछ बातें हो गई। और दोस्तों देखेंगे तो इसका जो निर्माण मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबउद्दीन ऐबक ने 1192 में ईस्वी में करवाया था और यह वर्ष 1199 में बनकर तैयार हुआ था। तो देखिए यहाँ पे अगर देखें 2.5 दिन का झोपड़ा मोहम्मद गोरी के आदेश पर शुरू किया गया। मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबउद्दीन ऐबक ने, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे गोरी के आदेश पर, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा मोहम्मद गोरी के आदेश पर ऐबक ने, यहाँ पे देखिए ऐबक ने 1192 ईस्वी में शुरू कराया। क्या किया दोस्तों? शुरू किया और फिर दोस्तों क्या हो? शुरू किया और बनके कब तैयार हुआ? यह वर्ष 1199 में बनकर तैयार हुआ। आगे दोस्तों तैयार हुआ आगे ले दीजिएगा। ठीक है भाई। तो ये इसकी कुछ मेन मुख्य बातें हो गई। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 482 के बाद दोस्तों 483 नंबर। और यहाँ पे कहा गया है कि भारतीय इस्लामी शिल्प कला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये आज के इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। और देखते हैं दोस्तों इस अंतिम क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है कि भारतीय इस्लामी शिल्प कला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है। दोस्तों वैदिक युग से, दिल्ली सल्तनत से, मुगल युग से, आधुनिक भारतीय युग से। दोस्तों 483 का जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा हमारा दिल्ली सल्तनत। यानी कि 483 का दोस्तों हमारा ये बी विकल्प के साथ क्वेश्चन हमारा राइट बन जाएगा। अब अगर दोस्तों इसके बारे में कुछ और जानेंगे तो ये आपको बता दूं कि दिल्ली सल्तनत हमारा 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी के प्रमुख भारतीय इस्लामी स्थापत्य कला थे। दोस्तों यहाँ पे दिल्ली सल्तनत सबसे ज्यादा देर तक चली थी दोस्तों। कब से? देखिए 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक ये दिल्ली सल्तनत का शासनकाल चला। तो यहाँ पे दोस्तों इस शासनकाल में 5 व्यक्ति थे दोस्तों। कौन कौन से थे? देखिए हमने बता रखा है यहाँ पे 5 व्यक्ति थे दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिएगा सबसे पहले था यहाँ पे देखिए कुतुबउद्दीन ऐबक था, फिर कुतुबउद्दीन ऐबक व इल्तुतमिश था, फिर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी था, फिर अलाउद्दीन खिलजी था, मोहम्मद तुगलक था, लोदी वंश था। और ये मतलब ऐसे करके ये सारे मतलब ये वंशज थे,
जो कि इसको काफी लंबे समय तक इसको इस वंश को चलाते रह गए। दोस्तों तो कुल मिलाकर यहाँ पे हमारा 483 का दोस्तों बी ऑप्शन के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और देखते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। और दोस्तों अगर आपको दोस्तों ये वीडियो इस चीज हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी ग्रुप से हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़ना होगा, जहां से दोस्तों आपको सारे क्वेश्चनों का हल सहित पीडीएफ मिल जाएगा। और दोस्तों यदि किसी भी बुक का पीडीएफ वगैरह चाहते होंगे तो वहां से भी उन बुकों का पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। वो भी दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट ही सारे पीडीएफ आपको दिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और अगला क्वेश्चन लेकर के। और तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।